नई शिक्षा के इस YouTube मंच पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर 2 के हिंदी भाषा प्रथम के पेडागोजिकल इश्यूज़ अर्थात शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से संबंधित प्रश्नों से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न अर्थात प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्न संख्या 106। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब आपके विकल्प हैं, पहला सरल साहित्य हो, दूसरा परीक्षाओं का आयोजन हो, तीसरा अनेक पाठ्य पुस्तकें हों और चौथा भाषा का समृद्ध परिवेश हो। तो जहाँ तक इस प्रश्न की बात रही, प्रश्न रिपीटेड है और इसका जो सर्वाधिक उचित उत्तर है वह होगा आपका चौथा विकल्प, अर्थात बच्चे तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 107। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके विकल्प हैं, पहला साक्षात्कार सूची, दूसरा लिखित परीक्षा, तीसरा अवलोकन, चौथा जांच सूची। तो आकलन की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उच्च प्राथमिक स्तर पर वह है आपका तीसरा विकल्प, अवलोकन। यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है और इस तरह से कई प्रश्न अब रिपीट हुआ करेंगे। और अवलोकन के बारे में पिछले वीडियो में भी आपको बताया जा चुका है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा आकलन का यानी असेसमेंट का ये कवर करता है अवलोकन। तो इस तरह से तीसरा विकल्प आपका सही है। और अवलोकन को इस दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि आप एज ए टीचर ज़रूरी नहीं आप लिखित परीक्षा कराएं तभी आप अवलोकन कर रहे हैं। आप अवलोकन हर समय पढ़ाते समय या उनके बीच में जब भी आप मौजूद हैं, आप अवलोकन के ज़रिए आकलन करते चल रहे हैं। यानी अवलोकन मीन्स देखना, देखते हुए आप आकलन करते चल रहे हैं कि बच्चा किस स्थिति में है, भाषाई विकास में कहाँ तक पहुँच पाया है अभी तक वो। तो उसके लिए ये पेपर पेंसिल टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 108। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप कौन सी दक्षता प्राप्त करना। आपके विकल्प हैं, पहला औसत, दूसरा बुनियादी, तीसरा उच्च और चौथा सर्वोच्च। तो प्रश्न के अनुसार जहाँ तक द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या के लक्ष्य की बात है तो इसका दूसरा विकल्प जो होगा आपका वह सही हो जाएगा, अर्थात प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना यह द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109। भाषा के विभिन्न कौशलों को किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। अर्थात टीचिंग स्किल्स जो हैं, जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो भाषाई कौशल हैं, इनका रिकमेंडेशन जो है, अनुशंसा जो है, किस रूप में की जाती है। आपके विकल्प हैं, पहला उच्च, दूसरा निम्न, तीसरा क्रमिक और चौथा एकीकृत। तो इस प्रश्न का जो सर्वाधिक उचित उत्तर है वह है आपका चौथा विकल्प, अर्थात एकीकृत रूप में की जाती है। हम किसी भी कौशल को, चारों कौशलों में किसी को, जैसा कि पहला विकल्प कह रहा है उच्च मानते हैं तो ऐसा नहीं है, कोई निम्न है ऐसा नहीं है, और यह कौशल सारे क्रम से सीखे जाते हैं जैसा कि तीसरा विकल्प आपका कह रहा है, तो यह भी नहीं है। अनुशंसा जो है उसको एक एकीकृत रूप में की जाती है, इंटीग्रेटेड रूप में आप मान लें, उसकी रिकमेंडेशन होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। अब यहाँ यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है। आपके विकल्प हैं, पहला सूत्र विधि, दूसरा पाठ्यपुस्तक विधि, तीसरा आगमन विधि और चौथा निगमन विधि। तो इस प्रश्न का जो उचित उत्तर है वह आपका तीसरा विकल्प है, आगमन विधि। यानी आगमन और निगमन, इन दोनों विधियों में तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो आगमन विधि को निगमन विधि की अपेक्षा अधिक प्रभावी माना जाता है। ऐसा क्यों है, इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है और यहाँ आप ये संकेत आपको करना थोड़ा सा आवश्यक होगा
कि चूंकि आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ते हैं, यानी जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। नियम क्या है? जब सामान्यीकरण हो जाता है तो एक नियम स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से जीवन में भी कुछ मूलभूत नियम बच्चा उनका विकास कर सके, उनको स्थापित कर सके कह लीजिए, तो इसकी ओर बढ़ाने के लिए आगमन विधि जो है वो ज़्यादा सहायक है अपेक्षाकृत निगमन विधि के। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में प्रभावी विधि की चर्चा आएगी, विधियाँ दोनों यूज की जाती हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में है। ठीक है, कोई बच्चा आगमन विधि से समझ पाता है तो आप आगमन विधि का प्रयोग करें वहाँ एज ए टीचर, और यदि कोई बच्चा निगमन विधि के ज़रिए अच्छे से समझ पा रहा है, उसको बोध हो पा रहा है, तो आप निगमन विधि के जरिए जाएं। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों का यूज करें आप, ठीक। लेकिन जब प्रश्न के संदर्भ में अपेक्षाकृत प्रभावी होने की बात आएगी तो आप आगमन विधि आप आंसर जो है वो टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 111। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर इस पाठ को शामिल करने का विचार किससे जुड़ा हुआ है? आपके विकल्प हैं, पहला हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से जुड़ा हुआ है, अथवा दूसरा विज्ञान संबंधी शब्दावली से, तीसरा विषयों की विभिन्न भाषाओं से, चौथा संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा से। तो इस प्रश्न का जो उचित उत्तर है वह होगा आपका पहला विकल्प, कि इस पाठ को सम्मिलित करने का जो उद्देश्य है वह है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों को शामिल करने का विचार। ये प्रश्न भी रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 112। त्रिभाषा फार्मूला यानी 3 भाषाओं का फार्मूला भारत की किस प्रकार की चुनौतियों और किनको संबोधित करने का एक प्रयास है? आपके विकल्प हैं, पहला भाषा स्थिति और संस्कृति को, दूसरा भाषा स्थिति और अवसरों को, तीसरा संस्कृति और समाधानों को, और चौथा समस्याओं और अवसरों को। अब इस प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंचने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि थोड़ा विचार त्रिभाषा फार्मूला पर किया जाए। तो त्रिभाषा फार्मूला आप इस तरह से समझें इस बात को कि ये एक सवाल आज़ादी के बाद एक प्रमुख रूप से रहा कि स्कूली स्तर पर कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएं, किस तरह से पढ़ाई जाएं। इनको लेकर के जो विचार विमर्श, जो मंथन चला, उसके बाद 1964 में जब गठन किया गया कोठारी आयोग का, तो उनको भी इस पहलू पर विचार करना था। तो जब उन्होंने 1966 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उन्होंने त्रिभाषा यानी 3 भाषाओं का फार्मूला दिया। तो उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया जो त्रिभाषा फार्मूले का प्रस्ताव है वह कुछ इस तरह से था कि जो स्कूल में पहली भाषा पढ़ाई जाएगी वह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। इस बात को स्क्रीन पर लिखना थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा जिससे आप नोट कर सकें। तो यहाँ आप लिख लें 1964 कोठारी आयोग का जब गठन हुआ था और 1966 जब अपनी रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की। इसके बाद आप प्रथम भाषा जो उनका प्रस्ताव था वह थी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, यानी जिस क्षेत्र में या जिस मातृभाषा में, जिस क्षेत्र में बच्चा रह रहा है वहाँ की जो भाषा है उस भाषा का उस भाषा में अध्ययन अध्यापन होगा। दूसरा आता है द्वितीय भाषा, यानी प्रथम भाषा से जो अलग है, अतिरिक्त है, उस भाषा की बात हो रही है। तो द्वितीय भाषा के रूप में यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, 2 बिंदु इसके होंगे। एक तो होगा आपका हिंदी भाषी राज्यों के लिए क्या स्थिति बनेगी, और दूसरी गैर हिंदी भाषी
राज्य जो होंगे उनके लिए क्या स्थिति बनेगी। तो जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनके लिए कहा गया कि द्वितीय भाषा के रूप में कोई अन्य आधुनिक भाषा अथवा अंग्रेजी, ये स्थिति बनेगी। और गैर हिंदी भाषी राज्यों में जब ये बात की गई तो यहाँ कहा गया हिंदी अथवा अंग्रेजी। ठीक, ये प्रथम और द्वितीय भाषा की बात हुई। अब हम तृतीय भाषा पर चलते हैं। तृतीय भाषा के संदर्भ में तृतीय भाषा, इसके संदर्भ में भी आपको वही दो पहलू याद रखने होंगे। हिंदी भाषी राज्यों के लिए क्या व्यवस्था थी और गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए क्या व्यवस्था थी। तो हिंदी भाषी राज्यों में जो तीसरी भाषा पढ़ने की बात हुई उसमें अंग्रेजी अथवा कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा, आप लिख लें आधुनिक भारतीय भाषा। ठीक है, इसकी बात की गई। यानी कि जो द्वितीय भाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आधुनिक भारतीय भाषा में जो भाषा, क्योंकि पीछे भी बात की जा चुकी है कि एक आधुनिक भाषा हो द्वितीय भाषा के रूप में भी, तो वहाँ जो भाषा पढ़ी जा चुकी है वह भाषा यहाँ तृतीय भाषा में रिपीट नहीं होगी। इसको ध्यान में रखिएगा। गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए क्या बात की गई, तो इसमें भी अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा, यहाँ भी शर्त यह रहेगी कि ये द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी गई हो, और यहाँ भी वही लागू होगा टर्म्स। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया गया, द्वितीय भाषा के रूप में ना हो। तो ये प्रस्ताव वहाँ पर कोठारी कमीशन ने दिया। इसको 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें सम्मिलित भी किया गया। अब इसके पीछे एक मज़ेदार तथ्य जो है वो भी आप जान लें। इस त्रिभाषा फार्मूले का जब आप एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करेंगे, तो एक रोचक तथ्य इसमें सामने आता है। वो यह है कि कोई भी छात्र या छात्रा कह लें, उसे हिंदी पढ़ना जो है वो अनिवार्य नहीं था। यानी हिंदी अगर वो नहीं भी पढ़ता है तो भी उसकी शिक्षा जो है पूर्ण हो रही है स्कूली स्तर पर। ठीक है, लेकिन कक्षा 12 तक मान लें कि अंग्रेजी उसे किसी न किसी रूप में पढ़नी ही है। एक मज़ेदार तथ्य ये, यानी एक तथ्य निकलता है कि हिंदी पढ़ने की अनिवार्यता नहीं, यानी क्रॉस कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। और अंग्रेजी जो है वो 12वीं के स्तर पर किसी न किसी रूप में रहेगी। ठीक, दूसरा रोचक तथ्य ये है कि ये जो त्रिभाषा फार्मूला दिया गया उसमें एक विषय के रूप में भाषाओं को पढ़ाने की बात की गई थी। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। माध्यम के रूप में भाषा पर कोई चर्चा नहीं की गई है, यानी कोई प्रस्ताव इस तरह का नहीं दिया गया कि कोई विषय किस भाषा के माध्यम से या किस भाषा के माध्यम से पढ़ाई होगी, इस बात का कोई इसमें प्रस्ताव नहीं था। यह प्रस्ताव केवल विषय के रूप में भाषाओं के अध्ययन का था। ठीक, अब मैं समझता हूँ कि आपको मोटे तौर पर त्रिभाषा जो फार्मूला है वो आपके समझ का विषय बन गया होगा। तो आइए अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सर्वाधिक उचित उत्तर होगा वह होगा आपका दूसरा विकल्प, अर्थात भाषा स्थिति और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है। प्रश्न के अंतर्गत इनको रख करके देखते हैं। तो त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति और भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है।
और बिल्कुल ठीक बात है, त्रिभाषा फार्मूला जो कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने दिया था, उससे बात साबित भी होती है, क्योंकि हम एक बहुभाषी देश हैं भारत। और इस संदर्भ में जब इस तरह की तमाम भाषाभाषी लोग हैं, तो उनके बीच जो चुनौती बनी, उनको हल करने का एक प्रयास त्रिभाषा फार्मूला के ज़रिए किया गया और इसी तरह से अवसर भी संबोधित हुए। तो इस प्रश्न का जो दूसरा विकल्प है वो आपका सर्वाधिक उचित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार कैसा है? आपके विकल्प हैं, पहला आंशिक रूप से सत्य है, दूसरा पूर्णतः निराधार है, तीसरा पूर्णतः असत्य है और चौथा पूर्णतः सत्य है। तो जी हाँ, इसका चौथा जो विकल्प है कि पूर्णतः सत्य है, यानी लिखने की क्षमता जो है वो बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में विकसित होनी चाहिए। और यह बात इससे साबित भी हो जाती है कि आप यूँ समझें कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो उसको पढ़ भी रहे होते हैं और पढ़ने के साथ साथ आप उसे सुन भी रहे होते हैं। ऐसा आपने महसूस किया होगा जब आपने कोई चीज़ लिखी होगी, भले ही ये प्रक्रिया मन ही मन क्यों ना हो। तो देखिए किस तरह से बोलने, पढ़ने की संगति एक साथ बैठ रही है। तो यह बात पूरी तरह से सत्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 114। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। आपके विकल्प हैं, पहला दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, दूसरा निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, तीसरा प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना। देखिए मात्र पद आया यहाँ पर, दूसरे में केवल भी आया हुआ है और ये चीज़ आपको बताई जा चुकी है कि केवल और मात्र अभी तक जो सीटेट की टेंडेंसी रही है उसके हिसाब से जब प्रश्न विधेयात्मक हो, अफर्मेटिव हो, तो इन प्रश्नों को आप, इन विकल्पों को आपको रिजेक्ट करना है। और चौथा भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। तो जी हाँ, इसका जो चौथा विकल्प है वो आपका सर्वाधिक समीचीन है कि भाषा सीखने का जो उद्देश्य है विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर, वह है इन चारों विकल्पों में भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 115। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? आपके विकल्प हैं, पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, दूसरा सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तीसरा एकमात्र उद्देश्य है और चौथा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका जो है वो चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी ज्ञान से संबंधित जो विषय हैं उनकी समझ का विकास और उनको समझते हुए आनंद उठाने की क्षमता का विकास, यह एक उद्देश्य होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। उद्देश्यों से संबंधित अभी तक जो प्रश्न आए हैं उनकी टेंडेंसी के हिसाब से ये पता चलता है कि या तो कह दिया जाता है कि पूर्णतः निराधार है, जैसा कि भी पीछे प्रश्न जो आया, या इस तरह से आ जाता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए दोनों विकल्प इन्होंने बनाए, पहला और दूसरा, पहले में सर्वाधिक कहा, दूसरे में सबसे कम कहा। इस तरह के कई प्रश्न आए हुए हैं, तो आप हमेशा याद रखें कि, और देखिए यहाँ तीसरा विकल्प भी ध्यान में रखिए आप, एकमात्र उद्देश्य है। ये तीनों विकल्प बनेंगे, विकल्पों में ये जो उनकी शब्दावली है ये रिपीट होगी, सर्वाधिक, सबसे कम, एकमात्र, तो उन पर जाने की ज़रूरत नहीं है अभी तक जो कि इनकी टेंडेंसी लग रही है उसके हिसाब से। तो आप महत्वपूर्ण उद्देश्य इस विकल्प पर जाएं कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है या महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116। पढ़ने का अर्थ है। क्या अर्थ है पढ़ने का? आपके विकल्प हैं, पहला वाक्यों को पढ़ना, दूसरा शब्दों को पढ़ना, तीसरा पढ़कर समझना और चौथा वर्णमाला का ज्ञान। तो इसका जो तीसरा विकल्प है आपका वो उचित है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है
देखिए, पढ़ने में समझना या उसे कहा जाता है कभी कभी अर्थबोध या अर्थ का बोध करना या अर्थ को ग्रहण करना, ये जितने भी शब्दावलियाँ आए, ठीक है, तो ये विकल्प जो होंगे जहाँ जहाँ भी ये शब्द आएंगे वो सही होंगे। क्योंकि पढ़ आपने लिया लेकिन उसका अर्थबोध या उस पर समझ आप नहीं बना पाए तो पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं है, या यूँ कह लें कि पढ़ने के कौशल का विकास अभी तक नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न किस की ओर संकेत करता है? अर्थात किसी कविता में ये अभी भी शब्द जो है वो कई बार प्रयोग किया गया और इसका प्रयोग करते हुए जो अन्य बातें हैं वो रची गई। तो अभी भी शब्द जो है ये बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव जो है वो प्रकट करता है कि माने अभी भी हो रहा है, अभी भी जा रहा है। तो इस तरह का प्रश्न जो है किसकी ओर संकेत करता है? आपके विकल्प हैं, पहला व्याकरण की परिभाषा की ओर, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा भाषा संरचना, तीसरा व्याकरणिक ज्ञान और चौथा बारीकी, भाषा की बारीकी, बिल्कुल सही है। भाषा की बारीकी की ओर यह संकेत करता है यह प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 118। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपके विकल्प हैं, पहला आयु अनुरूप साहित्य, दूसरा समाचार पत्र, तीसरा रेडियो नाटक और चौथा कविता पाठ। तो देखिए, इसका जो पहला विकल्प है वो सही हो जाएगा, यानी आयु अनुरूप जो साहित्य है, यानी एज के अकॉर्डिंग जो लिटरेचर है वह जो होता है वह महत्वपूर्ण संसाधन सामग्री होता है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त। अब इसमें बाल साहित्य आ सकता है और एज के अकॉर्डिंग आप तमाम अन्य मटेरियल्स जो हैं, प्रिंट रिच मटेरियल कह लीजिए, कि वो तैयार कर सकते हैं आप अपने स्कूल्स में। ठीक, बाकी के जो हैं वो विकल्प सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 119। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। ठीक बात है। यह विचार कैसा है? आपके विकल्प हैं, पहला आंशिक रूप से सत्य है, दूसरा निराधार है, तीसरा पूर्णतः सत्य है और चौथा पूर्णतः असत्य है। तो इसका जो तीसरा विकल्प हो जाएगा वह आपका सही हो जाएगा कि यह बात पूर्णतः सत्य है। एक गणित विज्ञान में भी तो ये जो विषय हैं इनकी कक्षाओं में भी तो बच्चे भाषा सीख रहे हैं। जिस भी माध्यम से ये विषय पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हो तो इंग्लिश को वो जो है सीख रहे हैं, उनका अधिगम चल रहा है, और अथवा हिंदी भाषा में अगर गणित या विज्ञान पढ़ाया जा रहा है माध्यम के रूप में तो भाषा ही काम कर रही है ना। तो ये पूर्णतः सत्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 120। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर यानी हिंदी से इतर यानी हिंदी से भिन्न जो है, तो हिंदी से भिन्न भाषा को जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे क्या कर सकें। आपके विकल्प हैं, पहला सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, दूसरा ये सभी, और तीसरा, अब देखिए ये शायद कोई सीरीज़ जो है दूसरी है, ये सभी का मतलब ये सारे विकल्प जो तीनों विकल्प हैं इनकी बात हो रही। ठीक है, आमतौर पर जो पहला सेट होगा ज़्यादा उम्मीद उसकी ये है कि यह विकल्प जो है फोर्थ ऑप्शन पे रहा होगा, क्योंकि इसमें चेंज कर दिए जाते हैं ऑप्शन भी आगे पीछे। जिस तरह से सीरीज़ के क्वेश्चन चेंज होते हैं उसी तरह से इनके विकल्प भी बदल जाते हैं। तो संभव है कि यहाँ ऐसा हुआ हो। तो ये सभी से तात्पर्य है कि तीनों विकल्प आपके सही। तीसरा भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, चौथा हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें।
तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तीनों ही सम्मिलित होंगे उसमें। भाई पाठ्य पुस्तकों में अगर हिंदी से भिन्न किसी भाषा को जगह मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि आपका पहला विकल्प भी सही है कि सामाजिक संस्कृति जो उस भाषाभाषी लोगों की है उससे भी बच्चे परिचित होंगे, भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित होंगे जो उस भाषा में दी गई हैं, जो हिंदी से भिन्न है। और तीसरा, हिंदीतर यानी हिंदी से इतर या भिन्न जो भाषी साहित्यकार हैं, यानी जिस भाषा को वो पढ़ रहा है बच्चा, उनके साहित्यकारों से भी उसका परिचय होगा। तो इस तरह से आपका दूसरा विकल्प यानी ये सभी जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।